बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, जिधर भी आप हैं, आज मैं आप सबको ईद मुबारक कहता हूँ। और मैं अफसोस से कहता हूँ कि मेरे लिए ये सबसे तकलीफ दह ईद है। वो तकलीफ दह क्यों है कि 10,000 के इर्द गिर्द, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्योंकि हमें बताते नहीं है और हर रोज नए लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन 10,000 के इर्द गिर्द हमारे कारकुनात जेलों में और जेलों में बुरे हालात में रखे गए हैं। ऐसे रखा हुआ है जैसे कि कोई गद्दार है, कोई दहशतगर्द है। उनको पूरी तरह कोशिश की जा रही है कि उनको इतना उनके ऊपर जुल्म करें या उनको ऐसी बुरी हालात में रखें कि वो मायूस होकर पार्टी छोड़ दें। उनके जो घर वाले हैं, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो आज ईद पे क्या कर रहे होंगे, क्या उनके ऊपर गुजर रही होगी, क्योंकि पता ही नहीं है कि कब बाहर आना है। एक बेल से होती है, बाहर निकलते हैं, पुलिस पकड़ के फिर चले जाती है उनके जेल में, कोई और उनके ऊपर केस बना देती है। कानून के नाम की चीज है कोई नहीं। अब मुकम्मल तौर पे जंगल का कानून है, जो ताकतवर है वो जो मर्जी चाहे वो करे, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुने या ना सुने, अदालतों में जज की बात माने या ना माने, कोई फर्क नहीं उनको पड़ता, क्योंकि इस वक्त जिसके पास ताकत है वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। तो इसलिए उनके घरों में क्या गुजरी होगी, ये मेरे जो 10,000 के जो कारकुन इस वक्त जेल में है, मैं इसलिए ये ईद तकलीफ में गुजार रहा हूँ। उसके अलावा हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, मैं उनको ईद मुबारक भी कहता हूँ, सलाम भी करता हूँ, क्योंकि उनको सिर्फ इसलिए जेलों में रखा हुआ है और उनके ऊपर हर किस्म का प्रेशर डाल रहे हैं कि बस वो एक जुमला कह दें कि जी मैं तहरीक इंसाफ छोड़ा, फिर सब कुछ माफ हो जाता है। जिस तरह पूछा गया एक सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ISPR की कि जी बताएं कि ये इतने बड़े इल्जाम लगाए हुए बगावत के और दहशतगर्दी के, लेकिन जब वो पार्टी छोड़ते तो सब माफ हो जाता है। तो वही उनके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। तो मैं आज इनको सलाम भी करता हूँ। हमारे खास तौर पे जो ख्वातीन, अभी तक 50 ख्वातीन सिर्फ लाहौर के जेल में, जिसमें डॉक्टर यास्मीन और आलिया हमजा, इनको मैं खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूँ। इनके अलावा जो और होते हैं, लेकिन इनके ऊपर पूरा जोर लगाया गया कि ये पार्टी छोड़ दे या ये अप्रूवर बन जाए। अप्रूवर बनने का मतलब कि जी इमरान खान ने हमें कहा था कि वहां जाके जलाओ घराव करो, तो इसलिए अगर वो ये कह दें तो इनको फिर जेल से निकाल दिया जाएगा। और बाकी जो मेरे स्टारवर्ड्स हैं, जिसमें शेर अफरीदी है, जो उसके ऊपर जो गुजरी है, उनकी बीवी को उठाया साथ, फिर उनको फिर बीवी को पकड़ना, बच्चों के साथ पकड़ने की कोशिश की, और जिन हालात में रखा, वो जो डेथ सेल होता है उसके अंदर छोटे से कमरे में, तोड़ने के लिए उसको अली मोहम्मद, जितना प्रेशर उसके ऊपर, बार बार उसको फिर जेल में ले जाते। और यहाँ मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा की बीवी को पकड़ के जेल में डाल दी। उसका क्या कसूर होगा, सिर्फ तोड़ने के लिए कि किसी तरह ये कहे कि हम तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं। और मैं जिस तरह अपने और स्टारवर्ड्स हैं, मैं इनको आज खास तौर पे आज सलाम करता हूँ, ईद मुबारक भी कहता हूँ। इसके अलावा मैं आज याद करना चाहता हूँ 16 लोग हमारे शहीद हुए, गोलियां मारी गई उनको 9 मई के बाद। उनकी बात ही नहीं कर रहा कि 16 लोग जो कंफर्म्ड हमारे पास है जिनकी शहादतें हुई, उसके अलावा 9 और हैं, लेकिन हम इसलिए कंफर्म नहीं कर सकते कि उनके जो घर वाले वो छुपे हुए हैं। ये जो दहशत और ये जो खौफ की फिजा बनाई हुई है वो छुपे हुए हैं और वो कंफर्म नहीं करते, बोलते भी नहीं है। 16 का तो कंफर्म है, 25 को गोलियां लगी जिससे शहीद हुए। उसके अलावा दो नौजवानों की टांगे कट गई और एक के पीठ में गोली लगी जिसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया, बेड रिडन है मुकम्मल तौर पर। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई नाम नहीं लेता, बिल्डिंग जली। मैं खुद कहता हूं कि उनके जिन्होंने बिल्डिंग जलाई उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन्होंने जुर्म किया। लेकिन कोई बात करेगा कि कौन से मुल्क के अंदर आप 25 लोगों को गोलियां मार दें, 50 और को गोलियां लगी, 50 को और गोलियां लगी, लेकिन आप 25 लोगों को कत्ल कर दें और एक के पास फायर आर्म ना हो। चलिए या तो होना कि किसी पुलिस वाले को गोलियां लगी, किसी को गोली नहीं लगी, क्योंकि जब बगावत होती है तो वो हाथों से नहीं बगावत होती। बगावत जब होती है तो वो हथियार होते हैं आपके पास। ये कैसी बगावत है कि किसी के पास हथियार ही नहीं थे? कभी कोई फौज के खिलाफ बगावत कर सकता है हाथों के साथ? उनके पास बंदूकें हैं। हमारी माशाल्लाह दुनिया की तकड़ी तरीन फौज है, तो उसका हमने बगावत करनी थी। ये इन लोगों को नहाते लोगों ने जाके फौज पे चढ़ाई कर देनी थी, पुरअमन एहतजाज करना जो हमारा हक है। आइन कोई पाकिस्तान का ऐसा इलाका नहीं जिधर हमें इजाजत नहीं है पुरअमन एहतजाज करने की। बरतानिया के अंदर जो सबसे उनकी मुकद्दस जगह है, उनका प्राइम मिनिस्टर का हाउस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। हर दूसरे दिन वहां एहतजाज हो रहा होता है पुरअमन। ये तो जमहूरियत के अंदर होता है। तो यहां तो ऐसे बना दिया कि पुरअमन एहतजाज भी जो भी वो मिल गया कि कंटोनमेंट के अंदर वो सारे दहशतगर्द हैं, बगावत कर रहे थे। लेकिन किसी ने अभी तक नहीं, 40 दिन हो गए हैं, ये नहीं पूछा
کہ یہ بھی پاکستانی تھے جو 25 لوگ ہیں جن کی 16 کی کنفرم شہادتیں ہیں. کوئی پوچھا نہیں. جو بیچارے 2 لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو گئی, ان کی ٹانگیں چلی گئی, ایک جو پیرالائز ہو گیا, بستر میں ہو گیا, کسی نے نہیں پوچھا کہ ان کا قصور کیا تھا. اگر یہ پورا میں احتجاج کر رہے تھے تو کیسے گولیاں ماری ان کو؟ کیا کسی کے پاس کوئی ہتھیار تھے؟ کسی کے پاس ہتھیار نہیں تھے. اور یہ المیہ ہے ہمارا کہ طاقتور جو فیصلہ کرتا ہے وہی ہوتا ہے. طاقتور نے فیصلہ کیا کہ جناب یہ بغاوت انہوں نے کیا, ان کو مارو. کسی نے نہیں پوچھا کہ ایک مہذب معاشرے میں کیا دوسرے کو بھی وقت ملتا ہے اپنی صفائی پیش کرنے کا. پھر صحافیوں سے جو ہو رہا ہے, عمران ریاض غائب ہے, ابھی تک کوئی پتہ نہیں کدھر ہے. 40 دن ہو گئے, ان کے گھر میں بچے ہیں, بیوی ہے. وہ کیا اس کا کیا جرم تھا؟ کیا اس نے بھی بغاوت کی تھی؟ کیا وہ اپنا موقف ہی پیش کر رہا تھا؟ تو کون سی جمہوریت میں اس کی اجازت نہیں ہے؟ 4 بڑے بڑے صحافی ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے. ایک نے بھی اعلان کیا ہے, پرانا 50 سال پرانا صحافت کرتا ہے کہ جی میں اب سیاست سے بات ہی نہیں کروں. تو یہ کیوں اتنا خوف ہے؟ کیوں اتنا خوف ہے کہ دوسرا موقف نہ پیش ہو جائے؟ کیوں میڈیا کے اوپر پورا کنٹرول کر لیا ہے کہ سارے میڈیا کا منہ بند کر دیا جائے اور صرف جو سرکاری ورژن ہے وہ صرف میڈیا پہ ہے؟ کیوں ڈر ہے؟ اگر آپ سچ اور حق پہ کھڑے ہیں تو بولیں تو دوسروں کو, آپ ثابت کریں. یہ جو سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں اس کا صرف ایک مقصد ہے, تحریک انصاف کو ختم کرنا, ملک کی سب سے بڑی جماعت کو توڑنا, ڈرے ہوئے الیکشن سے. اور یہ کب سے شروع ہوا ہے؟ یہ جب سے رجیم چینج ہوئی ہے تب سے پلان بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو جنہوں نے ہٹایا انہوں نے اب دوبارہ واپس نہیں آنے دینا. اور ادھر سے دیکھ لیں 25 مئی کو جنہوں نے کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. اندر فیصلے بند کمروں میں فیصلے ہو جی تو ممی ڈیڈی ہیں, یہ تو جی بغیر کراؤڈ ہے, ان کو ایک تو پھینٹا لگائیں گے اور یہ جو کریں گے تو یہ چپ کر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. وہ نہیں ہوا. 30 بائی الیکشن جیت گئے 37 میں سے. اس کے بعد مجھے قتل کرنے کی کوشش کی. سب ایک ہی کڑی کا حصہ تھا کہ عمران خان کو اب نہیں آنے دینا. قتل کرنے کی کوشش کی, اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد جیسے میں باہر نکلا, ابھی ٹھیک ہی ہوا تھا, 3 مہینے تو مجھے ٹھیک ہونے میں لگے. اس کے بعد جب میں ٹھیک ہو رہا ہوا گھر پہ حملہ کر دیا, 24 گھنٹے گھر پہ اٹیک کیا رینجرز اور پولیس نے. اس کے بعد مجھے 18 مارچ کو قتل کرنے کی کوشش کی جوڈیشل کمپلیکس, جدھر میں اپنی ضمانت کروانے جا رہا تھا. کیوں؟ صرف یہ کہ عمران خان نے اب الیکشن نہیں لڑنا, اس کو نہیں آنے دینا ہم نے پاور. پھر یہ جو ہوا ہے 9 مئی کو, اب یہ 9 مئی کی میں پھر سے کہتا ہوں تو انویسٹیگیشن تو ہو. میں یہ کہتا ہوں کہ چلے ملٹری کورٹس کرتے ہیں, چلے عمران خان کو آپ یہ ان عدالتوں میں نہیں ملٹری کورٹس میں لے, لیکن اس ملٹری کورٹ کے اندر مجھے موقع ملے, ٹیلی وائز ہو, سب کو پتا چلے, مجھے اپنا موقف پیش کرنے کا وقت دیا جائے. آپ اپنا موقف دیں, میں اپنا موقف دیتا. کیونکہ کیا ہم سچ اور حق چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایسی چیزیں آگے سے نہ ہوں, یا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کو ختم کریں؟ اس عید کے اوپر جتنی میں نے پاکستان میں مایوسی دیکھی ہے میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو معاشی حالات ہے. 14 مہینے کے اندر 6% جب ملک بڑھ رہا تھا, اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا تھا, وہ آگے صفر پہ آ گیا. انڈسٹری بند ہو گیا, بے روزگاری, 38% مہنگائی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہے. جب دنیا کے اندر قیمتیں 35% نیچے چلے گئے ہیں, جو جس کی وجہ سے ہوئی تھی, جو تیل کی قیمتیں, کموڈٹی, گھی, یہ سب 35% نیچے چلا گیا. اور ہمارے ملک میں تاریخی انفلیشن ہم جب چھوڑ کے گئے تھے 12% تھی. تو مایوسی ہے, تو معاشی حالات ایسے. لیکن اصل مایوسی کی وجہ کیا ہے کہ دبئی میں جو اس ملک کے نامور بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ سارے مل کے دبئی بیٹھے ہوئے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کا. یہ ہے مایوسی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال ایک دوسرے کی کرپشن قوم کو بتائی. یہ 90 کی دہائی میں 2 دفعہ کرپشن میں گورنمنٹس گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کروایا, کیونکہ ان کی کرپشن, یہ کرپشن کر رہے تھے. ان کی کرپشن کے چرچے پہلی دفعہ ہے, سارے مال پتا چلا. پھر یہ حدیبہ پیپر ملک کے اندر آیا کہ شریف خاندان کیسا پیسے ملک سے باہر نکال رہے تھے, دونوں ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لگا رہے تھے. یہ الزام تھے ان پہ. ان کو ہٹایا, جنرل مشرف آئے, انہوں نے ان کی کرپشن بتائی دنیا کو کہ انہوں نے کیسے ملک کو لوٹا, اور پھر انعام دے دیا. 10 سال پھر لوٹا انہوں نے. اب وہ لوگ آج بیٹھ کے جو مجھے لوگوں نے ووٹ دی تھی, ان کو ان سے تنگ آ کے وہ آج ملک کے مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہے مایوسی. یہی ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کی چوریاں بتائی ہیں. انہوں نے ہمیں, ہمارے جیسے لوگوں کو بتایا کہ کون سے, یہ جب فلانے ملک میں گئے تو وہاں کون سا زرداری نے کانٹریکٹ کیا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستانی فوج کو بدنام کیا میمو گیٹ میں اور ڈان لیگز میں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے باہر کے اخباروں کے اندر ان کے چرچے کرپشن کے, کتابوں کے اندر ان کا بتایا ہوا کہ یہ کیسے دونوں چوری کرتے تھے. یہ آج سارے مل کے بیٹھ کے ملک کی مستقبل کا فیصلہ کر رہے ہیں. یہ ہے مایوسی آج پاکستان میں. اس لیے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. 9 لاکھ آپ کے پروفیشنل جب ملک سے نکل جاتے ہیں, یہ ڈالر سے بھی زیادہ نقصان ہے جو ڈالر ملک سے باہر جا رہا ہے, اس زیادہ نقصان ہے.
पूछे, जब आपके मुल्क के अंदर क्वालिटी के लोग नहीं रहते, किधर से आप मुल्क चलाएंगे? जो अगर शौकत खानम बना पाकिस्तान में, तो किधर से आए थे? सारे पाकिस्तानी बाहर क्वालिफाइड लोग जिन्होंने आके शौकत खानम में काम किया था, 10% छोड़ के चले गए। और जब उनको रिप्लेस कैसे करेंगे? अगर यही सऊदी अरेबिया में या दुबई में बनता है एक कैंसर हॉस्पिटल, तो बाहर से लोगों को, फॉरेनर्स को लेके आते हैं, क्योंकि उनके मुल्क में एक्सपर्टीज नहीं है। हम वो खुशकिस्मत मुल्क है, हमारे पास हर किस्म के प्रोफेशनल बाहर बैठे हुए हैं, तो उनको पाकिस्तान लाना आसान नहीं होता। वो तब आते हैं जब उनको मुल्क पे इत्मीनान होता है। तो जो आज हालात है, ये अगर 10% शौकत खानम के कंसल्टेंट छोड़ के जा रहे हैं, ये हर जगह प्रोफेशनल्स जो 9 लाख लोग जा रहे हैं, ये अंदाजा नहीं कितना बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को, और होता जा रहा है। उसके अलावा मायूसी ये है कि हिंदुस्तान का जो अमेरिका के साथ मुआहदा हुआ है, अगर ये जो हमारे यहाँ इस वक्त ज़हन बैठे हुए हैं, इनको अगर फुर्सत मिले कि तहरीक इंसाफ को कैसे खत्म करना, और सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, मुल्क के सारे इदारे लगे हुए उसको खत्म करने के लिए, अगर आपको फुर्सत मिले तो आप पे खतरे की घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदुस्तान के ज़हन में अब इम्बैलेंस हो गया है। वो हमारे से अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हैं, और अगर हमारे रिजर्व 4 अरब डॉलर से भी कम है, तो उनके 500-600 अरब डॉलर के रिजर्व पड़े हुए हैं। उनके टेक्नोलॉजी के अंदर वो बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं, और उन्होंने जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर प्रोग्राम में, सोच रहे हैं कि आगे वो किधर जा रहा है और हम किधर फंसे हुए हैं। हम फंसे हुए हैं कि एक पार्टी को इंजीनियर करके, तो एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो जाए, खिचड़ी पक जाए, इस पार्टी को इतनी वोट, इसको इतनी दे, इसको दे, ताकि वो सारे कंट्रोल हो जाए और उनको बादशाह सलामत इनको कंट्रोल कर सके। ये गेम चल रही है, मुल्क को कमजोर कर, इससे मुल्क और मजीद कमजोर होगा। और वो आगे बढ़ रहे हैं, वो ये समझ नहीं है कि जब एक इम्बैलेंस हो जाता है तो खतरा होता है मुल्क को। क्योंकि अगर रूस ने अटैक किया यूक्रेन को, तो वो समझे वो यूक्रेन से बहुत ज्यादा ताकतवर है। हमेशा याद रखें, कभी अटैक नहीं किया जाता उस मुल्क को जो वो समझे कि हमारे बराबर के हैं या हमारा मुकाबला कर सकते हैं। वो तब होता है जब समझते कि ये तो बिल्कुल ही बैठ गया, थोड़ा सा धक्का दिया, ये तो माशी तौर पर वैसे गिर जाएंगे। इसलिए हमें सारे मुल्क को सोचना चाहिए, जिसकी वजह से मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपने लिए नहीं बात कर रहा, मैं अपनी कौम के लिए कह रहा हूं कि बात करें इस वक्त। जो इस वक्त पावर तो एस्टैब्लिशमेंट के पास है, इनके पास क्या पावर है? इनसे बात करने का क्या फायदा है? और बात तो उससे की जाती है जो पावर लेके बैठे हुए हैं। बात इसलिए करें अपने मुल्क के लिए। हम बड़ी तेजी से नीचे जा रहे हैं। ये जो प्लान बना रहे हैं ना कि माशी आ जाएगी तो उधर से पैसा आ जाएगा, कहीं से मुल्क अपने, जब तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती, इस्तेकाम नहीं आता, पॉलिटिक्स स्टेडी नहीं होती, तो उसके अंदर तो कोई माशी ऊपर जा ही नहीं सकती। तो इसलिए ईद के दिन मैं फिर से कह रहा हूं कि जिधर हम खड़े हुए हैं, ये जो प्रोग्राम बन रहे हैं, जो दुबई में जाके ये सारे मनी लॉन्ड्रर्स, एक दूसरे को ये मनी लॉन्ड्रर्स कहते थे, इनके ऊपर सारे मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस है। 30 साल से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। हुदैबा पेपर मिल मनी लॉन्ड्रिंग पे एवन फील्ड्स के अपार्टमेंट से उन्होंने खरीदे। दूसरा जो जरदारी है, उससे जो वो खरीदा है सरे माल, और उसके अलावा जो बाहर प्रॉपर्टीज है, वो हमें पूरी ब्रीफिंग दी गई है इस चीज की। ये सारे पैसे यहां से चोरी होकर बाहर गए हैं। वो मुल्क क्या फैसले करेंगे? और उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट खड़ी है, और फिर वो कहते हैं कि जी ये देखिए सोशल मीडिया में क्या, सोशल मीडिया आवाम की आवाज है, कोई किसी को जलील नहीं कर सकता। लेकिन जिल्लत अल्लाह की तरफ से आती है, ये हमारा ईमान है। कितनी कोशिश की है इमरान खान को और पीटीआई को जलील करने की, जरा करें ना आज इलेक्शन। मैं चैलेंज करता हूं कि सारे इनको एम्पायर इनको दे दें, इलेक्शन करवा दें। क्यों डर रहे हैं इलेक्शन से? क्योंकि आप जो मर्जी कर लें, जब अवाम के दिलों में एक नजरिया आ जाता है, आइडिया आ जाता है, आप उसको शिकस्त नहीं दे सकते। अंग्रेजी का मुहावरा है, नो फोर्स कैन डिफीट एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जब एक नजरिया आ जाता है, उसको आप शिकस्त नहीं दे सकते। और डंडे मार के, भेड़ बकरियां नहीं है कि डंडे मारेंगे, ये मारेंगे, जुल्म करेंगे तो जी एकदम ये चुप करके भेड़ों की तरह आराम से लाइन में लग जाएंगे। ये इंसान है, इंसान फैसला कर बैठे। जब भी इलेक्शन होगा, मेरा चैलेंज है तहरीक इंसाफ जीतेगी। और मैं कौम को कहना चाहता हूं कि ये जो जुल्म हो रहा है इस वक्त, अपने ज़हन में एक चीज तैयार करना कि कभी आपने खौफ और जुल्म की गुलामी नहीं करनी। मेरी नजर में ये शक है। मैं हर कुर्बानी के लिए तैयार हूं। मैं कभी तस्लीम नहीं करूंगा ये जो पूरी खिचड़ी पक रही है और हमें समझ रहे हैं कि ये खौफ दिला के, जेल में डाल के, या ये जो मेरे घर वालों के ऊपर, बीवी के ऊपर, बहनों के ऊपर, रिश्तेदारों के ऊपर जो कर रहे हैं, अगर इनका ख्याल है कि इसकी वजह से मैं पीछे हट जाऊंगा या हाथ खड़े कर दूंगा, क्योंकि मैं इसको शिर्क समझता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अल्लाह ने हमें इंसान की गुलामी से आजाद किया है। अल्लाह ने हमें अपने ज़मीर के मुताबिक कहा कि स्टैंड लो, तो मैं कभी ये तस्लीम नहीं करूंगा। और मैं कौम को भी कहता, आपने कभी ये जो कोशिश हो रही है कि सारों को डरा धमका के सब डर जाएं और हम ये जो खिचड़ी वाला सेटअप लेके आ रहे हैं हमें कंट्रोल करने के लिए, मीडिया को, सबको कंट्रोल करने के लिए, जो मुंह खोले उसको पकड़े जेल में डाल दो या वो वी को डाला पहुंच जाए घर में, और इससे हम चुप करके बैठ जाएंगे। मैं अपनी कौम को कहना चाहता हूं, आपको भी, मैं भी तैयार हूं हर कुर्बानी के लिए, आपको भी तैयार होना चाहिए अगर आप इस मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन देखना चाहते हैं। गुलामों की कोई जिंदगी नहीं है। मेरी नजर में गुलामी से बेहतर मौत है। पाकिस्तान जिंदाबाद।